सारे लोग एक महान भारत बनाने की कोशिश में हैं। तो हम सबको ये पता चाहिए कि रामायण महाभारत का प्रभाव विश्व के अन्य देशों में इतना गहरा है जिसकी आप कल्पना नहीं कर पाए। आपको तो पता ही होगा कि बैंकॉक के सुवर्ण भूमि हवाई अड्डे का नाम सुवर्ण भूमि, वहां पर महाभारत का वो समुद्र मंथन का चित्र वहां पर एक मॉडल के रूप में रखा गया है। कई देश हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, जापान, ताइवान, सुदूर ऐसे कई देशों तक महाभारत और रामायण का प्रभाव आज भी उपस्थित है, मगर हम उसको जानते नहीं। रामायण महाभारत के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि जब रामायण महोत्सव शुरू होना प्रारंभ हुआ, अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव 2015 से, तो एक बार ब्रुनेई देश के प्रतिनिधि, मगर वहां से भी लोग आए और बहुत अच्छी प्रस्तुति की। जब चाय पान के समय बातें हुई तो उस सांस्कृतिक दल के प्रमुख ने कहा कि यू आर मेकिंग ए मिस्टेक, वी हैव चेंज्ड आवर रिलीजन, नॉट आवर कल्चर। ये हमारे संस्कृति की महानता है, ये इतना प्रभाव है उसका आज भी है। चाहे जिस किसी ईश्वर की आराधना करते हो, रामायण महाभारत और उसमें जो मानवीय मूल्यों की चर्चा है उसके प्रति विश्व के कई देशों के समूह आज भी आकर्षित है। इसी तरीके की बात हमारे लोक कलाओं की। अभी मैं राजस्थान में हूं, आपको पता होगा यहीं पर शायद जैसलमेर के पास एक गुलाबो बाई नाम की लोक कला, जिन्होंने वो जो कालबेलिया नृत्य है इसमें बड़ी महारत संपादन की है, जिनको पद्मा श्री अवार्ड से नवाजा भी गया। तो ये गुलाबो बाई का प्रभाव कितना है समझिए आप। कोविड-19 के समय जब इन कलाकारों के साथ एक बार मिलना हुआ तो गुलाबो बाई ने कहा, हमने कहा कि आपको तो परफॉर्मेंस करने का अवसर नहीं था, कैसे गुजारा हुआ? कलाकारों को तो स्टेज ही नहीं, मंच ही नहीं, थिएटर्स बंद हुए थे। तो उन्होंने कहा, भाई साहब, हमने हमारी जो कालबेलिया नृत्य शैली है उसके बारे में इंटरनेट के माध्यम से और ज्ञानदान करने की क्लासेस चलाए, और आपको जानकर अचरज होगा कि उनके सबसे अधिक छात्र फ्रांस से आए ऑनलाइन ज्वाइन करने वाले। तो मैंने कहा, मैडम आप कैसे फीस चार्ज करती थी? तो मैंने कहा, तो उन्होंने कहा, वैसे वो कितनी पढ़ी लिखी मुझे पता नहीं, मगर उन्होंने कहा कि मैं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से हर 1 घंटे का 700 रुपया गिन कर लेती थी। यह है हमारी कलाओं का प्रभाव आज भी है। तो ये हमारे नृत्य है, हमारा संगीत है। आप जाइए सेंट्रल एशिया, बुखारा यूनिवर्सिटी, समरकंद यूनिवर्सिटी, आज भी वहां के संगीत विभाग में अगर भारतीय संगीत पढ़ाते हैं तो वो कौन सा पढ़ाते हैं? हमारे फिल्मों का गीत, आवारा। उनका बैंड बहुत अच्छे तरीके से वो सारी धुनें बजाता है। ये भारतीय संगीत, भारतीय फिल्में, भारतीय साहित्य, सभी का बहुत प्रभाव है। मगर आज जरूरी है कि हमारी इस ज्ञान संपदा के बारे में हमें आकलन हो, उसमें हम अपनी पद्धति से और कुछ जोड़ने की कोशिश करें और उसको विश्व समुदाय के ओर ले जाने के लिए अपना अपना योगदान दें। दुर्भाग्यवश भारत की अवस्था ऐसी है कि भारत जितना रंग बिरंगी संस्कृति के कारण जाना जाता है, लोगों को एक कौतूहल होता है, क्यूरियोसिटी होती है, उतनी ही बहुत गलत धारणाएं भी हैं। कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी में, साउथ कैलिफोर्निया में, some 25 years before, there was a seminar, international seminar, Department of South Asian Studies. And what was the subject of the seminar? The title of the seminar was Bride Burning and Son Preference Traditions in India. Can you imagine? क्यों ये गलत धारणा है? हमने अपने बारे में बोला ही नहीं, हमने आड़े हाथ लिया ही नहीं। क्योटो में जाइए, जापान में, वहां पर एक साउथ एशिया गैलरी है, वहां के एथनोग्राफी म्यूजियम में, बहुत बढ़िया म्यूजियम है। और जो साउथ एशिया गैलरी है पूरी भारत की गैलरी है, कहने के लिए साउथ एशिया है। तरह तरह की चीजें, पूरा भारतीय लोक जीवन प्रस्तुत है, मगर वहां पर एक साइनेज है
उसमें लिखा है कि इंडिया इज द होम ऑफ सेवरल वेज ऑफ वर्शिप. Prominent among them are Hinduism and Brahmanism. कितना परवर्त पद्धति से प्रस्तुत किया जाता है. मैं मानता हूं कि आज जब हम भारत की परिकल्पना के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो इन सारी चीजों का एहसास हमें इसलिए होना चाहिए कि लोग हमारी विविधता को विभाजन का हथियार बनाकर उसका उपयोग न करें. इसकी चिंता हम सबको करनी है. इतिहास में तो कई उदाहरण हैं, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, मगर ये आइडिया ऑफ इंडिया की एक समग्र आकलन की हमारी दृष्टि रहेगी तो मैं मानता हूं कि हम भी अपने देश के बारे में वास्तविकता का परिचय विदेशी लोगों को, विश्व समुदाय को कराने में अपना अपना योगदान जरूर दे पाए. मित्रों, मैं विकास की ओर जब जाता हूं तब मुझे लगता है कि आखिरकार विकास ये विरासत से अलग नहीं होता. विरासत की नींव पर ही विकास की इमारत खड़ी होती है. इसलिए जब हम विकास की बात करते हैं तो उसमें जैसे कि कहा गया है एक बहुत अच्छे वाक्य में कि हमारी यात्रा जो रहती है मानव समुदाय की, वो अतीत से निकलती है, वर्तमान से होकर भविष्य की ओर जाती है. सो देयर आर नो कंपार्टमेंट्स. ये एक इंटीग्रेटेड प्रक्रिया है और उसका अंग बनते हुए अगर हमें काम करना है तो हमें इसको समझना पड़ेगा. समझने के लिए मुझे लगता है कि 4 विभिन्न जो चुनौतियां हैं उनका उल्लेख किए बगैर मेरे इस प्रस्तुतिकरण को समाप्त करना उचित नहीं होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये चुनौतियां बड़ी गहरी है, सर्वव्यापी है. पहली चुनौती है द क्राइसिस ऑफ पर्पस. Why are we doing what we are doing? क्या हमारे पास एक उद्देश्य पूर्णता है या उद्देश्यहीनता के घेरे में हम बंधे हुए हैं? अपने आप को सवाल पूछने का है. इसका जवाब कोई शिक्षक नहीं देगा. इट इज फॉर यू टू फाइंड आंसर. क्राइसिस ऑफ पर्पस है, साथ ही साथ एक क्राइसिस ऑफ ऑथेंटिसिटी है. हमारा समाज जीवन इतना सतही स्तर पर आया है, हमारा परस्पर संबंधों का स्वरूप, विदेश की कोई नई टेक्नोलॉजी लाने की जरूरत नहीं है. जरूरत अंदर झांकने की है. क्राइसिस ऑफ पर्पस, क्राइसिस ऑफ ऑथेंटिसिटी के साथ साथ तीसरा है क्राइसिस ऑफ ओनरशिप. जिस प्रदेश में है, जिस समूह में है, जिस कॉलोनी में हम हैं, जिस शहर में हम हैं, जिस कॉलेज में हम हैं, क्या हम उसकी ओनरशिप लेते हैं? क्या हम उसकी वकालत करते हैं? या अपने लोगों को भली बुरी कहने में हमें बड़ा प्रोग्रेसिविज्म नजर आता है? इट्स सूडो प्रोग्रेसिविज्म. यू कैन नॉट एस्केप फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी. और रिस्पॉन्सिबिलिटी का दूसरा नाम है ओनरशिप. व्हाटएवर द प्लसेस एंड माइनसेस, वी हैव टू ओन देम. छत्रपति शिवाजी महाराज का वर्णन करते थे कि शिवाजी महाराज एक उपभोग शून्य स्वामी. स्वामी यानी somebody who owns everything without any self aggrandizement. स्वार्थ निरपेक्ष दायित्व. क्या हम ये दायित्व ले सकते हैं? और चौथा क्राइसिस है द क्राइसिस ऑफ रिलेशनशिप. हमारे संबंधों का बिखराव चारों ओर है. घरों में है, बाजार में है, संस्थाओं में है, संगठनों में है, राजनीतिक दलों में है, संसद में है, विधानमंडलों में है, ब्यूरोक्रेसी में है. हम एक दूसरे के साथ जुड़ ही नहीं सकते. ऐसे एक विचित्र अवस्था में यह समाज आज दिखाई देता है. गणराज्य दिवस के संदर्भ में अगर हमें चिंतन करना है तो मैं मानता हूं कि हमें इन्हीं चीजों का चिंतन करना है. और इसलिए हमें अपनी संकीर्ण सोच से बाहर आकर पूरे देश और समाज के बारे में इस पद्धति की एक दृष्टि अपनाते हुए हम काम करेंगे तो मैं मानता हूं कि हमारा भारत माता की जय का नारा और अधिक सार्थक होगा. आइए इस दिशा में हम प्रयत्न करें. बहुत बहुत ऐसा नहीं है. राजनीति में
कई बार जो समाज में एक दरारें डालने की कोशिश होती रहती है कुछ तत्वों के द्वारा, इससे सजग रहना ये सबसे बड़ी जरूरत है। बाकी तो मुझे लगता है कि देश उचित दिशा में उचित गति पकड़ते हुए आगे बढ़ रहा है। मगर हमारे देश की सफलता सब लोगों को रास नहीं आती, तो कुछ लोग देश के बाहर के भी हैं जो दरारें डालने का काम करते हैं, विभाजन की प्रवृत्ति को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। उनसे हमें चौकन्ना रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए। अपने देश की विरासत को अभी कुंभ में दिखाया जा रहा है, तो क्या ये भविष्य में आगे विकसित विकास के या विकसित भारत में काम आएगी? बिल्कुल काम में आएगी, क्योंकि कुंभ एक दृष्टि से केवल कोई उत्सव और त्योहार या कोई धार्मिक कर्मकांड ऐसा ही नहीं होता, वो एक एकात्मता का एक महोत्सव भी होता है, राष्ट्र की एकात्मता का। और इसलिए आध्यात्मिक धारा से जुड़े हुए और न जुड़े हुए ऐसे सारे लोग वहाँ पर इकट्ठा आते हैं। और जो डुबकी लगाने का और पुण्य ग्रहण का विषय है, उसके पीछे भी यही बात है कि थोड़ा हम आत्मावलोकन करें, सोचें, अपनी गलतियों को सुधारें, और उसका एक प्रतीक रूप है कि आप डुबकी लगाओ। तो मुझे लगता है कि उसमें बहुत गहन चिंतन भी है उसके पीछे, और सामाजिक एकता के लिए, राष्ट्र की एकात्मता के लिए भी कुंभ का अपना एक विशेष विकसित भारत के लिए तो विकसित भारत तो इसी पद्धति से, जैसे हमने देखा कि विगत कुछ सालों से गंगा और हमारे नदियों के शुद्धिकरण के बाद बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ी है। ये किसी ने सोचा नहीं था कि वाराणसी से निकलकर माल ढोने वाला जहाज और गंगा सागर तक जा पाएगा, मगर ये जा रहा है, क्योंकि नदी के अंदर जो भी चीज़ें थी जिसके कारण जहाज़ों की आवाजाही रुकी हुई थी, वो अब समाप्त हो गया। गंगा शुद्धिकरण का जो एक महाअभियान है जिसमें लोग भी जुड़ गए हैं, अधिक सजगता है, सतर्कता है, क्योंकि विकसित भारत की ओर ले जाने वाला ही एक रास्ता है मेरे आकलन में। पहले सवाल और दूसरे सवाल का तीसरा सवाल निकल रहा है सर। अभी महाकुंभ में धीरेन्द्र जी शास्त्री हैं, वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, और पहला मेरा सवाल था, आपका जो जवाब था कि जो पार्टियां हैं डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो इससे, तो आप इस सहमत हैं हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? देखिए, हमारा देश पहले से ही हिंदू राष्ट्र रहा है, आदिम काल से, आज भी है, भविष्य में भी रहेगा। हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? हिंदू राष्ट्र का मतलब समाज के सारे वर्गों को जोड़ने वाला राष्ट्र। हिंदू की व्याख्या ही यही है कि हम जोड़ने वाले लोग हैं, तोड़ने वाले नहीं है। इसीलिए तो यहाँ पर लोग आए और यहीं के होकर बस गए। तो आप उसको किस नजरिए से देखते हैं मैं नहीं जानता। मैं हिंदू की व्याख्या यही करता हूँ कि समाज के सारे वर्गों को जोड़ने वाली जो धारा है, उसी का दूसरा नाम हिंदू धारा है। तो इसका मतलब आप धीरेन्द्र जी शास्त्री से सहमत हैं, उनके विचारों से सहमत हैं? मैं यही मानता आया हूँ, और संघ के हम सारे स्वयंसेवक यही मानते आए कि ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र था, है, रहेगा।